हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाय गाइस, वेलकम बैक। हमारा चल रहा था अभ्यास बैच के अंदर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना बाकी हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना बाकी हैं। ओके। सो क्या मैं आपको पहले ये जो एग्जाम वाला क्वेश्चन था वो करवाऊं? ये जो एग्जाम वाला क्वेश्चन था वो करवाऊं? हाँ, या फिर इसमें जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं, जैसे क्वेश्चन 82 है, 83 है, 84 तो आरआर में हो गया, 85 है, ठीक है, 86 है, तो मुझे बताइए 87 भी है। तो मुझे बताइए, क्या मैं आपको क्वेश्चंस क्या मैं आपको पहले एग्जाम क्वेश्चन करवाऊं आज? एग्जाम वाला, चलो 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 एग्जाम वाला करते हैं। तो हम करेंगे अभी क्वेश्चन May 24 एग्जाम। एग्जाम, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑन 31st March 24। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट्स। अगर डिटेल में जाएं तो 6500 शेयर्स ऑफ 100, 6500 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 4000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। जनरल रिजर्व, पी एंड एल, बैंक ओडी, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन क्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट इन क्राफ्ट, अभी देखिए बताया नहीं कि कितना परसेंटेज है, ठीक है। कैश, आर्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 3200 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ क्राफ्ट ऑन 1 October 23। बैलेंस शीट कब का है? 31 March 24। तो सबसे पहले अगर हम इसका टाइमलाइन बनाएं, अगर हम इसका टाइमलाइन बनाएं तो 1 April 23, 31 March 24, और खरीदा गया है 1 October 23 को। यहां हुआ है इन्वेस्टमेंट 3200 ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहली फुर्सत में, जब भी पता है वो लोग परसेंटेज नहीं बताते ना, मैं भले एज अ टीचर कितना भी कॉन्फिडेंट हूं, पर मैं स्टूडेंट की तरह ये सोचता हूं कि यार क्वेश्चन में बोनस है क्या। बिकॉज अगर क्वेश्चन में बोनस नहीं है तो मैं सीधा कुछ नहीं सोचूंगा, सीधा 3200 डिवाइडेड बाय 4000 कर लूंगा, बात खत्म। तो क्वेश्चन में ढूंढो बोनस है क्या, पहले पॉइंट में नहीं है, दूसरे पॉइंट में मशीन डेप्रिसिएशन है, तीसरे पॉइंट में रिसीवेबल्स है, चौथे पॉइंट में इन्वेंट्री है, नहीं है। मतलब सीधा सीधा हमारा जो परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 32 डिवाइड बाय 4000, 82, 80, 80%। क्या क्वेश्चन में बोनस इशू होता है तो उसका लफड़ा आ जाता है परसेंटेज में, ठीक है। तो 80%, तो इन्वेस्टमेंट किया 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 20%। रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ क्राफ्ट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40 एंड 58,700 ऑन 1 April। तो क्या बोल रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 40, 58,700 जनरल रिजर्व, पी एंड एल, 40, 58,700। यहां भी तो कुछ होगा, जनरल रिजर्व, 50 और पी एंड एल कितना है, कितना है? 40 और 2 लाख 8,000, 40
और 2,08,000। तो जनरल रिजर्व तो लॉजिकली कुछ हुआ ही नहीं ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन। पहली लाइन तो हमने कर भी लिखा था, मतलब पहली लाइन का और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। चलो, द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ क्राफ्ट विच स्टूड एट 250 एज ऑन 1st अप्रैल वॉज कंसिडर्ड वर्थ रुपीज 220 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन आपकी ये होती है। यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का आपको चाहिए मार्केट वैल्यू और आपको चाहिए बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 220, बुक वैल्यू 250 दिया हुआ था 1st अप्रैल को। डेप्रिसिएशन होता है 10% ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, ठीक है, तो 10% आपका 250 6 महीने का भी लगेगा, 12,500। तो ये लगेगा 237,500, 237,500। सर डेप वाला आंसर बता दो, मैच करवा दो। कौन सा बोल रहा है, थोड़ा सा स्पेसिफाई करना बेटा। तू कौन से टॉपिक की बात कर रहा है? तू AS10 की बात कर रहा है क्या, जो मैंने AS10 में लास्ट लास्ट में फिगर्स चेंज करके दिया था? स्पेसिफाई करा करो यार, जिंदगी में इतने टेंशन चल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक ना 3-4 क्लासेस हो जाती हैं। फाइनल, इंटर का अभ्यास, भाई साहब दुनिया भर का क्या चल रहा होता है माइंड में समझ ही नहीं आता। और कोई अगर धुएं में गोली मारे ना तो समझ ही नहीं आता किसके बारे में बात कर रहे हो। तो बुक वैल्यू 237,500 आया कि नहीं आया? ये नहीं भी समझ में आया तो मैं अभी इसकी वर्किंग नोट बताऊंगा। फिर उसके बाद क्राफ्ट लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। दिस पॉलिसी इज नॉट फॉलोड बाय आर्ट लिमिटेड। ये क्या है सर? एक्चुअली क्या है, कंसोलिडेशन में ना एक रूल है कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। अगर दोनों यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कर रहे हैं तो फिर सब्सिडरी के असेट्स लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज हो। तो क्राफ्ट लिमिटेड 1% का ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर जनरल प्रोविजन बनाता है, आर्ट लिमिटेड नहीं बनाता है। तो जो क्राफ्ट लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे होंगे वो 99% पे दिख रहे होंगे, जबकि उसको हमें 100% पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 100% पे लेके आएंगे। तो इसकी 100% की वैल्यू बताइए। 170। तो आप इसको 170 पे लेके आओगे तो आप इसको एक तरीके से रीवैल्यूएशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रीवैल्यूएशन। तो आप इसका रीवैल्यूएशन गेन बुक करोगे 1,700 रुपए का। आप रीवैल्यूएशन का गेन बुक करोगे 1,700 रुपए का, मतलब वो उसके ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं 168,300, जबकि हम दिखाएंगे 170। तो लॉजिकली 1,700 का डिफरेंस आ गया। तो वो डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होगा। ये एक ऐसा पॉइंट था जो किसी दूसरे क्वेश्चन में, इंस्टीट्यूट के किसी दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में कभी कंसोलिडेशन बनाया ही नहीं जाता है, पर उन्होंने वो पॉइंट यहां उठा के दे दिया, दे मारा ट्रिकी पॉइंट। On 31st March 24, Craft Limited inventory includes goods which it had purchased from Art Limited for rupees 1,03,500, which made a profit of 15%. Craft Limited की inventory includes goods which it purchased from Art Limited, मतलब ये ट्रांजेक्शन आपका डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। अब अपन सारे ट्रांजेक्शन्स की अपन एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। चलो, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, रीवैल्यूएशन एंड डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो यहां पर हम बताएंगे 1 अप्रैल 23 को बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 250। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो 225 हो गया, तो साल भर में मतलब 25,000 का डेप्रिसिएशन लगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 अक्टूबर का बुक वैल्यू। हमें बुक वैल्यू चाहिए 1 अक्टूबर का।
1 अक्टूबर का बुक वैल्यू हमें चाहिए 250 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये आप 250 में से माइनस करोगे डेप्रीसिएशन, तो कितना बचेगा 237,500। 1 अक्टूबर 23 पे मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू क्या है? $220। 1 अक्टूबर पे है मार्केट वैल्यू 220। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब देखो क्या मिला, ये मिला आपको रीवैल्यूएशन लॉस 17,500 का रीवैल्यूएशन लॉस। इसको कहां ले जाते हो? प्री एक्विजिशन कॉलम में, कैपिटल प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन डेप्रीसिएशन पे। डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन मार्केट वैल्यू फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो कितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाएगा? 220, 10%, 6/12, 11,000 और माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन एक्चुअली चार्ज्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। एक्चुअली कितना चार्ज हुआ? तो यहां पर वैल्यू आ गई है 237,500 1 अक्टूबर की, और 225 वैल्यू है 31 मार्च की। सर ये 225 कहां से आया? 31 मार्च को 225 है। तो ये हो गया 12,500। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 1500 सेविंग इन डेप्रिसिएशन। सेविंग इन डेप्रिसिएशन इसको आप ले जाओगे पोस्ट एक्विजिशन कॉलम। पोस्ट एक्विजिशन कॉलम स्मिथ, क्या बात है भाई, एग्जाम में छोड़ के आए थे ये क्वेश्चन, पर तुमने ये क्वेश्चन आज ही सॉल्व किया आरआर का लेक्चर देखने के बाद। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ऑल क्रेडिट टू यू सर। नहीं नहीं नहीं, ये क्रेडिट आप अपने पास रखिए बिकॉज यू डिजर्व दैट। चलिए फिर वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 ट्रेड रिसीवेबल वाला। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, बल, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल उसने क्या बनाया है? उसने 1% का जनरल प्रोविजन बनाया है। उसने 1% का जनरल प्रोविजन बनाया है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल एज पर बुक्स एट 99%, 168,300। ट्रेड रिसीवेबल एट 100%, एलिमिनेटिंग प्रोविजन। अगर प्रोविजन एलिमिनेट कर दिया जाए, अगर प्रोविजन एलिमिनेट कर दिया जाए तो बेसिकली 1,700 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। 1,700 रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। 1,700 रुपए से आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा। अब आप जानते हो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? इसका इफेक्ट जाना चाहिए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, बिकॉज आप ट्रेड रिसीवेबल ये 31 मार्च का कर रहे हो, 31 मार्च का कर रहे हो, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल
तो इसका इफेक्ट आएगा पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में, पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में। इसका इफेक्ट आएगा पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में सर क्यों आया? बिकॉज आपके ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च के हैं, तो 31 मार्च पे आपका ये एडजस्टमेंट आपने प्रोविजन बनाया है और 31 मार्च पे आप उसको सही कर रहे हो, तो आप 1700 रुपए से इसका इफेक्ट पोस्ट एक्विजिशन कॉलम में दोगे। समझ आया? इफेक्ट समझ में आया? चलो, 31 मार्च 24 क्राफ्ट लिमिटेड की इन्वेंट्री में गुड शामिल है, तो ये भी एक इफेक्ट दे देते हैं। स्टॉक रिजर्व ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री डाउनस्ट्रीम। सर इफ प्रोविजन अकाउंट सेपरेटली क्रिएटेड देन उस प्रोविजन को रिवर्स करके बढ़ा देंगे, प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे। प्रोविजन बनाया होगा तो क्या एंट्री की होगी? पी एंड एल टू प्रोविजन, उसको रिवर्स कर देंगे, एंट्री करेंगे प्रोविजन टू पी एंड एल, फिर भी आपका प्रॉफिट ही हुआ ना। पी एंड एल में क्या ना, ये भी तो मैंने प्रॉफिट ही लिखा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। तो स्टॉक रिजर्व ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री, तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। प्रॉफिट किसने कमाया? अरे यार वो चला गया, शिट। प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट कमाया आर्ट लिमिटेड ने। प्रॉफिट ऑफ आर्ट लिमिटेड, प्रॉफिट ऑफ आर्ट लिमिटेड 103,500। प्रॉफिट कमाया 15% ऑन कॉस्ट, तो 103,500 डिवाइड बाय 115 इंटू 15, क्योंकि कॉस्ट को अगर तुम 100 मानोगे तो प्रॉफिट को तुम्हें 15 मानना है, और तुम्हें सेल प्राइस को कितना मानना है? 115। करो 13,500, 13,500। तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। क्या करोगे? डाउनस्ट्रीम में प्रॉफिट किसने कमाया होगा? आर्ट लिमिटेड ने, तो ये हटाओगे कहां से? कंसोलिडेटेड पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। तो ये एओपी में नहीं आएगा, नॉट अ पार्ट ऑफ एओपी, नॉट अ पार्ट ऑफ एओपी, नॉट अ पार्ट ऑफ एओपी। दैट्स इट, बस इतना ही था यारों। तो अगर ये हो गया तो अब अपना बनेगा वर्किंग नोट नंबर 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सर कल का डिविडेंड का क्या करना है? यार मैंने देखा, मैंने अपना क्यूआर भी देखा, मैं अपने हिसाब से सही हूं, मुझे लग रहा है 1 ही साल का डिविडेंड है, उनके हिसाब से भी 1 ही साल का डिविडेंड है, पर उन्होंने उन्होंने जो किया है मुझे वो समझ, मतलब मैं उसके उसके साथ एग्री नहीं हूं। तो मैं अभी जो आपको करवा बैठा हूं वो आप उसको मान सकते हो। अब अपन और कुछ कर नहीं सकते। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, टोटल, ठीक है।
सबसे पहले जनरल रिजर्व 40 40, पी एंड एल अकाउंट 58,700 208, 208, 149,300, 149,300। देखो यहां पर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं। बोनस का होता है, नहीं दिया। डिविडेंड का होता है, डिविडेंड नहीं दिया। मेजरली बोनस का होता है, डिविडेंड का होता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम। ये देखो, ये एओपी का फॉर्मेट है। ये एओपी का फॉर्मेट है। एबनॉर्मल आइटम नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं दिया, सीधा टाइम एडजस्टमेंट। $98,700 $149,300 प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट 149,300 डिवाइड बाय 2। टाइम एडजस्टमेंट 6 मंथ्स का करोगे 74,650, 74,650, 650। ठीक है, छीन टपाक डम डम। मैं क्यों बोल रहा हूं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलो 173,350, 74,650। चलो अभी क्या क्या एडजस्टमेंट्स, अभी क्या क्या एडजस्टमेंट एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट, यस 17,500 का रिवोल्यूशन लॉस और सेविंग एंड डेप्रिसिएशन 1,500, तो प्लस माइनस रीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन 17,500 एंड 1,500 का सेविंग। ठीक है, चलो रीवैल्यूएशन डन। रिवोल्यूशन के बाद ट्रेड रिसीवेबल 1,700 का इंक्रीज होगा, तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,700, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,700। तुम्हारा मकसद अभ्यास बैच खत्म करना नहीं है, तुम्हारा मकसद है अभ्यास बैच को पूरी तरीके से खत्म करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। नालायक, थोड़ी आगे की सोच। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये तो इसका इंपैक्ट तो तुम्हारा कंसोलिडेटेड पीएनएल में होगा, एओपी में जाएगा ही नहीं। छीन टपाक डम डम। चलो 155,850, 77,850। ठीक है, इंपैक्ट क्या आएगा, आर्ट्स शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 62,280, 15,570, $124,680, 31,170। चलो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट डन। वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 6, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल
और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो, इन्वेस्टमेंट्स 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 432, इसमें से माइनस करते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सर यहां दिया ही नहीं हो तो क्यों लिख रहे हो? मैं मैं वो स्टूडेंट हूं जो ये लिखकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूं कि हाँ भाई मुझे आता है, बात खत्म। 432 माइनस 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख, मतलब 320, 80। सर प्रॉब्लम में शेयर भी दिया है और होल्डिंग का और बोनस भी इशू किया हुआ है, रेट वापस निकालना पड़ेगा? नहीं, अगर रेट डायरेक्टली दिया हुआ है तो वापस निकालने की जरूरत नहीं है। रीस्टेट द बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट आफ्टर कंसोलिडेशन, हाँ ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है ये, दीज आर डिफरेंट। माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 124,680, और यहां पर प्री एक्विजिशन ऐड करेंगे 31170, और यहां पर पोस्ट एक्विजिशन भी ऐड करेंगे 15,570। चलो, 12,680 ये मिल गया कैपिटल रिजर्व। 126,740 वर्किंग नोट हो गए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 7, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बैलेंस विथ आर्ट। आर्ट लिमिटेड के पास क्या बैलेंसेस हैं? 120, 192, 120, 192 प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो हमें मिला क्राफ्ट से, फ्रॉम का क्राफ्ट, 62 टू 80। जनरल तो कुछ था ही नहीं, बिकॉज जनरल तो वैसे भी 40-40 था। फिर माइनस एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किधर लिखा था? किधर था? ये रहा 13,500। फिर ऐड कैपिटल रिजर्व फ्रॉम सीओसी वर्किंग 12,680। टू 40, 780, 120, 12,680।
छीन टपाक डम डम। ठीक है, इन सब का टोटल हो गया 373,460। अब हम बनाएंगे यही चाहिए था। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 24। पर्टिकुलर्स अमाउंट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला शेयर कैपिटल, पहला शेयर कैपिटल कितना 650। दूसरा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, निकल गया 373,460। 373,460। तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 126,740। चौथा ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग, यहां पर शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक कोड है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 145.92, 237। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओडी 70। रुक जाओ, इसका टोटल बाद में करेंगे। अब असेट, सबसे पहले पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आर्ट क्राफ्ट 421,360। ठीक है, अब इसमें माइनस रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस 17,500 प्लस सेविंग इन डेप्रिसिएशन। ये हो गया 765, 765। ठीक है, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो चला गया, ये तो चला गया। अब अच्छा, मैंने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को दोनों को मर्ज कर दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर गुडविल वगैरह आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल था। इन्वेंट्री आर्ट क्राफ्ट 166,205 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 13,500। $357,500।
357,500। ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, आर्ट क्राफ्ट 133,500, 168,300 और प्लस रीवैल्यूएशन 1,700 का। याद है आपको, आपने एओपी में दिया था ये वाला। 303,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। $31,200। 14,57,200। छीन टपाक डमडम, छीन टपाक डमडम, छीन टपाक डमडम। 14,57,200, 14,57,200। छीन टपाक डमडम। मंत्र काम कर गया। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके मेन पॉइंट। 3 वाला था बस, 3 वाला था। हाँ, क्या बात करो निकिता, आप सब सही करके आए थे, बस नोट्स टू अकाउंट्स नंबर मेंशन करना भूल गई। यार ऐसे कैसे हो सकता है। कितने मार्क्स दिए उन्होंने आपको ओवरऑल, कितने मार्क्स दिए आपको इस क्वेश्चन में ओवरऑल। हम्म 4/15। बाप रे, शिट, गलत है। अगर आपका ये सब सही था तो फिर वो तो गलत है, फिर तो गलत है, फिर तो गलत है, फिर तो गलत है, है है। हाँ, अभी मेरे को ये बताओ चूज करके कि ये छोटू सा क्वेश्चन पहले करवाऊं कि बड़ा सा कोई क्वेश्चन करवाऊं। छीन टपाक डमडम, इसमें है हाँ, अब बताओ पहले ये करवाऊं बड़ा सा क्वेश्चन 85 की छोटू सा क्वेश्चन करवाऊं 84, 83 सॉरी, 83 और 85, जल्दी बोलो। 83 और 85, बड़ा वाला। 85 करते हैं, चलो। 85 करते हैं।
इसमें क्या अच्छा है देखते हैं। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, थोड़ा सावधान, प्रेफरेंशियल कैपिटल है, रिजर्व्स, 6% डिवेंचर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, परचेज, सेल्स। एक सेकेंड, ठीक है, ये कंसोलिडेटेड पी एंड एल का क्वेश्चन है, करवा लू। ये कंसोलिडेटेड पी एंड एल का क्वेश्चन है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूट ने ना इसके ऊपर एक एम्बिग्विटी रखी है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर एक एम्बिग्विटी रखता है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। ये कंसोलिडेटेड पी एंड एल का क्वेश्चन है, ये अभी करवाऊं कि ये बैलेंस शीट के क्वेश्चन करवाने के बाद करवाऊं? पी एंड एल ज्यादा नहीं आता पेपर में, 2 बार आया है भाई। मतलब कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस पे अभी बात करूं कि मैं अगली क्लास में बात करूं? कंसेप्ट करवा दो ना। अच्छा, कंसेप्ट भी करवाना है, कंसेप्ट करवाना है तो फिर उसको अपन अगली क्लास में करें कंसोलिडेट पी एंड एल को। अगर कंसेप्ट करवाना है, आरआर में नहीं था, तो फिर इसको अपन अगली क्लास में करें, अगली क्लास में करते हैं। कंसोलिडेट पी एंड एल को अपन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अभी 83 नंबर बचा हुआ है छोटू सा, फिर उसके बाद 86, सब्सिडरी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये देखो, ये इंस्टीट्यूट ने जो अभी मई 24 में क्वेश्चन दिया था ना, वो इस क्वेश्चन से दिया था। ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल, इसमें से इन लोगों ने ये पॉइंट उठाया था। ये देखो, इन्होंने ये पॉइंट उठाया था इस क्वेश्चन में से। बी लिमिटेड डिडक्ट 1% ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। अब आप देखोगे तो यहां क्या लिखा है, रीस्टेट द बैलेंस शीट। कंसोलिडेट बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा है, जबकि वो जो क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन था उसमें बोल रहा है कंसोलिडेट बैलेंस शीट, कंसोलिडेट मतलब ए और बी की मिलाकर, जबकि यहां पर क्या पूछ रहा है, कहां गया बे, क्या बोल रहा है कि बी लिमिटेड की बैलेंस शीट ठीक करो। रीस्टेट मतलब ठीक करो, ठीक करो। ओ माय गॉड मुस्कान, अरे सी, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है, अभी देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। सब्सिडरी बी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट। क्या ये बैलेंस शीट होल्डिंग सब्सिडरी की है? नहीं, ये सब्सिडरी की है, ये बी लिमिटेड की है, बी लिमिटेड की है, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये पूरी बैलेंस शीट इसकी है। यहां पर ये सब नोट्स अकाउंट्स वगैरह है। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर अकाउंट ईयर, ठीक है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए, क्वेश्चन नंबर 86, नोट, both holding and subsidiary should have uniform accounting policy in CFS. Uniform accounting policy in CFS. If accounting policy of subsidiary is different
from accounting policy of holding if accounting policy of subsidiary is different from accounting policy of holding, then assets and liabilities of subsidiary must be adjusted to follow यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी. आपको सब्सिडरी के असेट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा. आपको सब्सिडरी के अकाउंट असेट्स लाइबिलिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे कैसे सर कैसे? अब आपको क्या करना है, बी सी डी, आपको ये 3 पॉइंट देखने हैं. ए लिमिटेड अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करता है वेटेड एवरेज बेसिस पर, वाइल बी करता है फीफो. तो कौन किसको ठीक करना पड़ेगा? बी को ठीक करना पड़ेगा. टू ब्रिंग बीज वैल्यूज इन लाइन विद दोज ऑफ ए, its value of inventory is required to be reduced by 12,000 at the end of 10 and 34,000 at the end of 2011. आप ये देखो कि उसको कौन सी बैलेंस शीट को रीस्टेट करना है, 31 दिसंबर 11 को रीस्टेट करना है. ये नोट 1 है. 2, only current year balance sheet 31 December 11 is to be restated. Assets and liabilities of current year shall be adjusted. जब हम रीस्टेटमेंट करते हैं ना, तो जो भी असेट लाइबिलिटीज में चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालना होता है. रिजर्व एंड सरप्लस पे आइए. जनरल रिजर्व एंड एनी डिफरेंस arise is transferred to reserves and surplus of subsidiary. आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे असेट लाइबिलिटीज में, आपको वो सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व एंड सरप्लस में डालना पड़ेगा वो डिफरेंस. ठीक है. सो अगर आप ये कह रहे हो कि इन्वेंट्री में चेंज करो तो दूसरा इफेक्ट आपका रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज होगा. आप बोल रहे हो कि ट्रेड रिसीवेबल में चेंज करो तो दूसरा इफेक्ट आपको रिजर्व एंड सरप्लस में देना पड़ेगा. आप ये बोल रहे हो जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, तो यहां प्रीपेड एक्सपेंस का है, ये रहा, आपको दूसरा इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में देना पड़ेगा. ऐसा होता है. समझे? चलिए, कैलकुलेशन ऑफ रीस्टेटेड फिगर्स. रीस्टेटेड फिगर्स का कैलकुलेशन. रीस्टेटेड फिगर्स, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड.
हम्म, पर्टिकुलर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, रिमार्क्स। तो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हिसाब से रिजर्व एंड सरप्लस 714। अब वो बोल रहा है कि मुझे जब बी की इन्वेंट्री को ए के हिसाब से लाना पड़ेगा तो 2000 एंड पे मुझे 12,000 का इफेक्ट देना पड़ेगा, और 2011 के एंड पे मुझे 34,000 का इफेक्ट देना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए। मान लीजिए आप 2010 के बात कर रहे हो और यहां क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो बोल रहा है मुझे 12,000 का इफेक्ट देना पड़ेगा, तो 12,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जीपी और एनपी बढ़ जाएगा 2010 का। यहीं 2011 में ओपनिंग स्टॉक भी 12,000 से बढ़ जाएगा और फिर क्लोजिंग स्टॉक अगेन 34,000 से बढ़ जाएगा। 34,000 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर जीपी एनपी एक तो 12,000 से गिरेगा और 34,000 से बढ़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, यहां क्लोजिंग स्टॉक 12 से बढ़ा तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, पर यही अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा। ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से आपका जीपी एनपी 12,000 से गिर जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक 34,000 बढ़ गया तो आपका ये 34,000 से बढ़ जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखो, आप फाइनल बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस देखो 2000x1 का, तो लॉजिकली 12,000 यहां बढ़ रहा है, 12,000 यहां गिर रहा है, तो नेट नेट जीरो हो गया ना। तो नेट इफेक्ट तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस पे 12 खत्म, सिर्फ और सिर्फ 34,000 का ही आएगा। फाइनल बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारे बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ 34,000 का इफेक्ट आएगा, बिकॉज 2010 में 12,000 से स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं मान सकता हूं कि रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा, पर वही अगले साल आके क्लोजिंग स्टॉक भी तो ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ रहा है, तो इसी 12,000 के ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने के कारण, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने के कारण रिजर्व एंड सरप्लस गिर भी तो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस गिर भी तो रहा है। जब रिजर्व एंड सरप्लस गिर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस गिर रहा है, तो एक बार 12,000 से बढ़ गया, दूसरी बार से रिजर्व एंड सरप्लस 12,000 से गिर गया, तो नेट नेट हो गया जीरो। तो अल्टीमेटली सिर्फ जो सेकेंड ईयर में 34,000 का इफेक्ट है, अभी रिजर्व एंड सरप्लस उतने से बढ़ रहा है। आपको बात समझ में आई? So once you log into the portal, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ 20x1, इससे आपका 34,000 बढ़ जाएगा, और इधर रिवाइज स्टॉक कितना हो जाएगा? $776। अगला, बी लिमिटेड 1% का ट्रेड रिसीवेबल
के ऊपर जनरल प्रोविजन बनाता है, तो सर क्या करें? ए नहीं बनाता होगा, तभी वो आपको बोल रहा है ए नहीं करता होगा। अच्छा, तो बी को भी नहीं करना चाहिए, तो बी को भी ट्रेड रिसीवेबल में जनरल प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, मतलब रिवर्स करना चाहिए, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। तो बताओ ट्रेड रिसीवेबल कितने? 891। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 891 डिवाइड बाय 99% इंटू 1%, बताओ कितना आया? 9000। 9000 से प्रॉफिट बढ़ेगा। सर प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? अगर ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा रहे हो तो रिजर्व्स भी तो बढ़ जाएंगे ना, उसका इफेक्ट। रिवाइज्ड ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख। सर हमने 12,000 रिड्यूस थोड़ी किया, लेकिन सर 12,000 से गिर रहा है। आप अभी भी इन्वेंट्री पे टिके हुए हो क्या? सृष्टि और राहुल, अभी भी आप इन्वेंट्री पे टिके हुए हो क्या? 12,000 पे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं पढ़ लेता हूं। अच्छा गिर रहा है, सॉरी, मैंने मैंने बढ़ाया था क्या? एक सेकंड। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 12 एंड 34। ओके ओके, माय मिस्टेक। यहां रिड्यूस करना है, मैंने गलती से इंक्रीज कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करने दो, पर फिर भी 12,000 का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। देखना क्या, तूने यहां क्लोजिंग स्टॉक को 12,000 से गिराया, तो कहीं ना कहीं तेरे रिजर्व एंड सरप्लस भी गिर जाएंगे 12,000 से, और ओपनिंग स्टॉक भी तेरा 12,000 से गिरेगा, तो उसकी वजह से तेरे रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे 12,000 से, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है, तो इस साल का प्रॉफिट भी गिर गया। जबकि अगर तू डेबिट वाला कॉलम गिरा रहा है तो तेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक 34,000 से गिर गया, तो उसके कारण रिजर्व एंड सरप्लस भी गिर जाएगा 34,000 से। तो लॉजिकली 12,000 से रिजर्व एंड सरप्लस गिर रहा है, 12,000 से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, तो ये और ये काटो, सिर्फ ये रहेगा 34,000 माइनस 34,000 हो जाएगा। मैंने सीरियसली पढ़ा ही नहीं था कि वो कहां गया, सीरियसली मैंने पढ़ा ही नहीं था कि वो रिड्यूस लिखा है, मैं इंक्रीज माइंड में लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैं मैं उसको इंक्रीज लेके चल रहा हूं, मैं रिड्यूस नहीं कर, मैंने उसको रिड्यूस नहीं पढ़ा। ठीक है विशाल भाई, आप प्लीज, ये जो बैच चल रहा है ये अलग बैच है बेटा, चलती हुई पढ़ाते हुए बैच में मैं आपको बताऊं कि ना ऐसा ऐसा कर लो, थोड़ा मुझे लगता है ये सूट नहीं करता एक फैकल्टी को, है ना। विशाल भाई, आप इसको मुझे पर्सनली बात करिए, अपनी मेरी टीम से बात करिए, या मेरी पर्सनली मुझे फोन मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है प्लीज यार, ऐसे मैसेजेस मुझे समझ में नहीं आता, बच्चे आखिर बीच में आके सोचते क्यों है, मतलब। चलो अगला वाला 9,000 तो सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस इन बी इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कैरी फॉरवर्ड ऑफ 60
इन 10 एंड 30 इन 11। तो हमें तो 11 से मतलब है ना, हमें तो 11 से मतलब है। तो कुल मिला के आप 30,000 को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये देखो, मतलब इसमें 30,000 शामिल होगा। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑफ ए हैज बीन फुली रिटर्न ऑफ इन 2010। ए ने पूरा राइट ऑफ कर दिया, तो बी को क्या करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए, जबकि बी आज भी 30,000 को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस रिड्यूस होगा। रिडक्शन इन प्रीपेड एक्सपेंस, असेट अगर रिड्यूस होगी मतलब आप राइट ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कम होंगे। और यहां पर रिवाइज्ड प्रीपेड एक्सपेंस कितने होंगे, 18, क्योंकि ये 48 दिए हुए। अब आपका स्टॉक भी मुझे बता दो रिवाइज कितना होगा। 742 माइनस 34, 708। तो गाइस, $659 रीस्टेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, चेक करो आया कि नहीं। रीस्टेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, आप बी लिमिटेड की रीस्टेटेड बैलेंस शीट बनाओ। $2,000 X1 क्या क्या बनेगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल 5 लाख एज इट इज, रिजर्व एंड सरप्लस रीस्टेटेड आ चुके 659, शॉर्ट टर्म बोरिंग एज इट इज 170, ट्रेड पेबल 494 सेम, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 430 सेम। दूसरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेम, $224 और 4 लाख। इन्वेंट्री इन्वेंट्री 708, ट्रेड रिसीवेबल रीस्टेटेड आ गया 9 lakhs, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,000 और अदर करंट असेट्स 18,000 रीस्टेटेड आ गया। करके बताओ टोटल। $2253, $2253 डन।
ये हो गई आपकी रीस्टेटेड बैलेंस शीट। किसी ने पूछा था कि सर रीस्टेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या फर्क है? तो कंसोलिडेटेड मतलब ए और बी की मिलाकर, रीस्टेटेड मतलब बी की ही बैलेंस शीट को ठीक कर रहे हैं अपन, करेक्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो 86 डन। अब मुझे लगता है कि देखो मुझे एक लास्ट क्लास लेनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई विल डू, एक सेकेंड, 88 वाला क्वेश्चन बचा है, करना है क्या? इसके अंदर एबनॉर्मल गेन आ रहा है, रीवैल्यूएशन वगैरह आ रहा है, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन आ रहा है, बोनस आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आ रही हैं। यह है तुम्हारा मास्टर प्रॉब्लम, यह है तुम्हारा मास्टर प्रॉब्लम। मास्टर प्रॉब्लम एक मास्टर प्रॉब्लम बचा हुआ है। अगर ये तुम खुद कर सको तो करोगे क्या? क्यूआर भी है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर क्यूआर है, मैंने प्रॉपर सॉल्व करवाया है। अगर तुम्हें लास्ट क्लास एक और रखवानी है जिसमें पी एंड एल करवाना है मुझसे और मास्टर प्रॉब्लम करवाना है, तो इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं पाएगा, इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं पाएगा। तो बेटर होगा कि तुम 87 वाला खुद करो, 87 वाला खुद करो। 84 तो आरआर था, और 83 भी एक बार खुद ट्राई करो। चलो शायद मैं 83 भी करवा लूंगा एक तरीके से, बाकी तुम खुद करो। मतलब जो बच गया 87। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास ऑफ कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन की लास्ट क्लास होगी, और उसमें मास्टर क्वेश्चन जो 88 है वो, और कंसोलिडेटेड पी एंड एल, ये दो चीजें मैं आपको करवाऊंगा। और कल मैं क्लास नहीं रखूंगा, मुझे एक्चुअली में बहुत रेस्ट की जरूरत है। अगर मैंने कल क्लास रखी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो मैं लिटरली बीमार पड़ जाऊंगा अगले हफ्ते। तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा हूं अपनी जिंदगी में, तो मुझे रेस्ट चाहिए। मंडे को अपना सेशन होगा, आई ट्राई कि मंडे को अपना टाइमिंग वही रहे 8:30 बजे वाला, ठीक है? तो चलिए हम यही करते हैं, यहीं पर हमारा हो गया। अभी हमारा जो कंसोलिडेशन है उसके बाद हमारा AS20 होगा, AS23 होगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, है ना? अपन अगली क्लास में मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। तब तक आप ये सब चीजें निपटा लो, और जितना हो सके जैसे अब इसके बाद के कंसोलिडेशन के बाद के सारे लेक्चर्स जो हैं उसके ऊपर कोई आरआर नहीं है, तो मुझे ये आपको करवाने हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो खुद से, मैं आपको बताऊं, इसमें आप खुद से जितना रिवाइज कर सको, जितना भी AS23, 27, जितना आपका बस की हो आप रिवाइज करके आओ। आप कहीं से भी पढ़े हैं, आप मुझसे पढ़े हैं, किसी और टीचर से पढ़े, आप सेल्फ रिवीजन जितना कर सको आप करके आओ। देन आई विल एक एक करके डिस्कस, तो वो ज्यादा बेटर है। मतलब क्या, तब तुम कुछ तो भी मेहनत करके आओगे ना इन टॉपिक्स के ऊपर, तो तुम्हें मेरी क्लास में ना कंफर्टेबल फील ज्यादा होगा। क्योंकि ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करवा दूंगा, पर मुझे साथ साथ क्वेश्चन भी करवाने ना, और टाइम लिमिटेड है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी तरफ से मेहनत एटलीस्ट करके आइएगा।
चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस। लेक्चर को लाइक जरूर करके जाना, लेक्चर को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। लेक्चर को लाइक जरूर करके जाना और कमेंट्स में तुम अपने फीडबैक जरूर देना। अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।